अब हमारी आज की कहानी है एक बच्चे की जो कि सिंपल सा गेमर था और तो और टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट था। अब ये बच्चा सिंपल सा सपना देखता था कि एक दिन उसे पुलिस वालों के लिए ड्रोन पायलट बनाना था। लेकिन उस बच्चे को भनक तक नहीं थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और उसकी कहानी बनेगी उसके इलाके की सबसे बड़ी मिस्ट्री। अब वास्तविकता में उसके साथ क्या हुआ उसको जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम सेजिल आर्यन सिंह है और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। और आज मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूं किंगमैन अरिजोना, जो कि आता है यूएसए में। और किंगमैन पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने वैल्यूएबल जेमस्टोन जिसका नाम टर्कोइस है। प्रेजेंट में इस शहर में लगभग 36,000 लोग रहते हैं। अब यहां से मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूं जून 2016 में। यहां पे रहता था टाइलर एंड्रू स्टाइट। ये 20 साल का लड़का किंगमैन अरिजोना में एक कम्युनिटी कॉलेज को अटेंड कर रहा था और तो और एक फर्निशिंग स्टोर पे काम भी करता था। 21 जून को उसका अर्ली शिफ्ट था, सुबह 5:30 बजे से। जब वो काम पर नहीं आया तो उसके बॉस ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो उसने टाइलर की मदर स्टेफनी को फोन किया। उधर से उनको ये पता चला कि स्टेफनी को ये लगा था कि टाइलर तो ऑलरेडी काम पे चला गया होगा और इसकी वजह से स्टेफनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर एक फ्रैंटिक सर्च शुरू हुई जिसमें फैमिली और दोस्तों ने टाइलर और उसकी ब्लैक फोर्ड मस्टैंग को ढूंढना शुरू किया। 4 दिन बाद उसकी कार डियर कैनियन रिक्रिएशन एरिया में होलापी माउंटेन्स में पार्क मिली। अब यहाँ पे सबसे गौर फरमाने वाली बात यह थी कि कार का एक्सटीरियर एकदम क्लीन था, जबकि आसपास बहुत ही ज्यादा धूल थी। टाइलर स्टाइस का जन्म 8 फरवरी साल 1996 को एरिजोना में ही हुआ था। वो एक ब्लेंडेड फैमिली में बड़ा हुआ। अब साल 2016 में वो अपनी माँ स्टेफनी और पिता रॉबर्ट ब्रायन स्टाइस के साथ किंगमैन में ही रहता था। उसकी अपनी बड़ी हाफ सिस्टर जेसिका के साथ अच्छा खासा रिश्ता था, लेकिन वो जेसिका वहां से घर छोड़कर चली गई थी। टाइलर कम्युनिटी कॉलेज जा रहा था और उसका प्लान था कि फ्लैगस्टाफ के एक यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होकर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करना शुरू करना चाहता था वो। अब वैसे देखा जाए तो टाइलर एक इंट्रोवर्ट था जो ज्यादा सोशलाइजिंग से बचता था और अपने कमरे में गेमिंग पसंद करता था। उसको अपनी ब्लैक फोर्ड मस्टैंग से बहुत ही ज्यादा लगाव था और वो अपनी कार की बहुत ही अच्छी मेंटेनेंस करता था। हालांकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन वो अपने रेंट और बाकी बिल्स खुद भरता था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग वर्थ एथिक को दिखाता है। उसने कई जॉब्स की थी, इंक्लूडिंग ए स्टिक्ट के मार्ट में, और मई 2016 में उसने एक फर्निशिंग स्टोर में काम करना शुरू किया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके काम को हमेशा उसके कलीग्स ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। 20 जून साल 2016 को टाइलर ने काम से सिक लीव ली, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल था। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे एक क्वाइट ऑफ डे चाहिए, सिंपल सा, जिसमें वो आराम कर सके। उस दिन वो पूरा दिन अपने घर पर ही था। उसने अपनी गाड़ी में भी काम किया, उसके साथ साथ अपने पिता के साथ गैराज में थोड़ा वक्त बिताया और फिर अपने कमरे में चला गया। कुछ भी अलग नहीं था, बस उसका अनएक्सपेक्टेड डे ऑफ छोटा सा अजीब था, क्योंकि अक्सर टाइलर काम से कभी छुट्टी नहीं लेता था, वो भी सिक लीव। ये बहुत ही अजीब बात थी। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि टाइलर एक वर्कोहॉलिक बंदा है, उसे काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए ये बात अजीब थी। अब 21 जून साल 2016 को टाइलर को अपने काम पे बहुत जल्दी पहुंचना था, सुबह 5:30 बजे, और वो वहां पे पहुंचा ही नहीं। अब क्योंकि टाइलर लंच लेके गया था और तो और अपनी गाड़ी भी साथ लेकर गया था, इसीलिए उसकी मदर स्टेफनी को ये लगा कि वो काम पे गया हुआ है। अब इसके बाद एंड में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन क्योंकि टाइलर 20 साल का था, उसका डिसअपीयरेंस तुरंत क्रिटिकल नहीं माना गया। पुलिस ने फैमिली को कहा कि वो 48 घंटे तक इंतजार करें और उसके बाद वो लोग उसकी रिपोर्ट लिखवाएं। 2 दिन तक फैमिली और दोस्तों ने टाइलर से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका फोन सीधा सीधा वॉइस मेल पे जा रहा था। उसकी सिस्टर जेसिका, जो उससे रोज बात करती थी, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। उसका मानना था कि अगर टाइलर कहीं दूर भी जाता तो वो उसे जरूर कांटेक्ट करता। आखिरकार 48 घंटे बाद टाइलर को ऑफिशियली मिसिंग रिपोर्ट किया गया। टाइलर और उसकी ब्लैक फोर्ड मस्टैंग को ढूंढने की कोशिश बढ़ गई। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि टाइलर की बहन जेसिका बहुत ही ज्यादा परेशान थी, लेकिन उसके पेरेंट्स स्टेफनी और ब्रायन उतने ज्यादा परेशान नहीं लग रहे थे, जो कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा।
ब्रायन का पास्ट भी बहुत ही ज्यादा रूमर से भरा हुआ था। उससे रिलेटेड कम्युनिटी में बहुत ही अजीब सी अफवाहें फैली हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स को शायद बैंक या फोन रिकॉर्ड से एक लीड मिली, एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो वॉलमार्ट के सर्विलेंस फुटेज को देख पाए। 19 जून को यानी डिसअपीयरेंस से 2 दिन पहले टायलर को वॉलमार्ट से एक राइफल खरीदते हुए देखा गया और फिर एक नियर बाय स्टोर से उसने गोलियां भी खरीदी। ये बात उसके दोस्तों और फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि वो हंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और जो कि बहुत अच्छी बात थी। और तो और वो गन से भी बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। आखिर उसने ये परचेसेस क्योंकि ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। अब 25 जून को टायलर की कार डियर कैनियन रिक्रिएशन एरिया में मिली। कार, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, बाहर से बहुत ही ज्यादा साफ थी, क्योंकि आसपास बहुत ही डस्टी एनवायरनमेंट था। जब पहले सर्च हुई तो कुछ ऑब्वियस क्लूज नहीं मिले, लेकिन फैमिली ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। टायलर का लैपटॉप, वॉलेट, कार कीज और सेल फोन वहां से गायब थे। और तो और कप होल्डर में एक चाय थी। अब हम लोगों को ये चीज नॉर्मल लगे, लेकिन यहाँ पे ये बात थी कि टायलर के पेरेंट्स ने पुलिस वालों को ये बताया कि टायलर को तो चाय पसंद ही नहीं थी, जो उसकी सिस्टर जेसिका ने भी कंफर्म किया, और सबको ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। टायलर ने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी चाय को हाथ तक नहीं लगाया। जेसिका को यह भी अजीब लगा कि टायलर का कैमरा, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था, वो भी कार के ट्रंक में पड़ा मिला। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह भी थी कि लास्ट फोटोज को डिलीट किया गया था। इसके बाद टायलर की इंफॉर्मेशन को नेशनल डाटाबेस में डाली गई, ताकि उसके अकाउंट्स या आइडेंटिफिकेशन पर कुछ एक्टिविटी ट्रेस की जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर्च और रेस्क्यू टीम को एरिया में भेजा गया, जो हाइकिंग और सीनिक व्यूज के लिए पॉपुलर जगह थी। 26 जून डिसअपीयरेंस के 5 दिन बाद और कार मिलने के 1 दिन बाद सर्च करने वाले कुत्तों को उसकी सेंट ट्रैक करने के लिए लगाया गया। डॉग्स ने एक ट्रेल फॉलो किया, जो एक रिमोट स्काउट कैंप तक लेके गई, जहां सेंट अचानक से खो गई। अब टायलर की खुशबू तो वहां से गायब हो गई, लेकिन टायलर या उसके बिलोंगिंग का कोई भी निशान वहां से नहीं मिला। लेकिन ये चीज तो क्लियर थी कि टायलर यहाँ पे आया जरूर था। अब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू तो रखा, लेकिन इतने दिनों की मेहनत के बाद भी उनके हाथ कभी भी कुछ नहीं लगा। अब जिनको ये केस थोड़ा सा अजीब लग रहा हो या समझ नहीं आ रहा हो, उनके लिए मैं सारी चीज एक सीक्वेंस में वापस से कर देता हूँ। संडे 19 जून को टायलर ने वॉलमार्ट से गन और गोलियां खरीदी। मंडे यानी जून 20 तारीख को टायलर ने काम पर फोन करके सिक लीव ले ली, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। उसने अपने पेरेंट्स को यह बताया कि वो अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था, जो कि फिर से एक अजीब बात है। उसने कुछ वक्त अपने पिता के साथ गैराज में बिताया और फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर गेम खेलने लगा। 21 तारीख को सुबह 5:30 बजे टायलर को देखकर ऐसा लगा जैसे वो चुपचाप अपने काम पे जा रहा हो। उसने अपना लंच भी पैक किया, अपनी गाड़ी भी ली, लेकिन वो कभी काम पर पहुंचा ही नहीं। सैटरडे यानी 25 जून को टायलर की कार डियर कैनियन रिक्रिएशन एरिया में मिली, जहां उनका कैमरा गाड़ी के डिग्गी में था और कार के कप होल्डर में एक चाय थी, जो कि भरी हुई थी। टायलर की बाकी सारी चीजें कार से गायब थी। 26 जून यानी संडे को सर्च और रेस्क्यू टीम ने टायलर की सेंट को एक रिमोट स्काउट कैंप तक फॉलो किया, लेकिन वहां जाने के बाद सब कुछ गायब हो गया। टायलर की महक जैसे हवा में गायब हो गई और इसके बाद कभी भी पुलिस वालों को टायलर की कोई भी खबर नहीं मिली। अब ये केस जितना सिंपल दिखने में है, शायद उतना है नहीं। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि क्योंकि कार एक पार्कलैंड एरिया में मिली थी, इसीलिए फेडरल एजेंसीज को भी इस केस में इन्वॉल्व करना चाहिए था, लेकिन लोकल अथॉरिटीज ने इस केस को अपने ही हाथ में रखा। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोगों ने शेडी लोगों का जिक्र किया और इसकी वजह से लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर भी कई सवाल उठाए गए। अगर हम लोग बात करें टायलर की फैमिली के, तो टायलर के परिवार ने इस दौरान कई सारे चैलेंजेस फेस किए। उसकी बहन जेसिका ने एडिक्शन और डिप्रेशन से स्ट्रगल किया, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी उसने अपने भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश की और इस सर्च मिशन में वो उसकी फैमिली से सबसे आगे थी। उसकी माँ स्टेफनी इस मिशन में ज्यादा एक्टिव नहीं थी और टायलर के गायब होने के कुछ दिनों बाद वो लास वेगस चली गई थी, जो सबके लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से टायलर के पिता यानी ब्रायन के पास से रिलेटेड कुछ बातें करी थी
और यहाँ पे मैं उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब ब्रायन जेसिका के बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, बल्कि वो उनके स्टेप फादर थे, लेकिन टाइलर का बायोलॉजिकल फादर ब्रायन स्टाइसी थे। बहुत बाद में जाकर जेसिका ने लोगों को यह बताया कि टाइलर के पिता यानी ब्रायन ने बचपन में उनको सेक्सुअली अब्यूज किया था और जिसकी वजह से उनको कन्विक्शन भी मिली थी और वो एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर है। टाइलर को इस बात की कभी भी जानकारी नहीं थी। स्टेफनी ने ब्रायन से शादी नहीं छोड़ी थी, इसीलिए जेसिका को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा था और वो डिप्रेशन में चली गई थी। और यही रीजन था कि जेसिका स्टेफनी, ब्रायन और टाइलर के साथ नहीं रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी टाइलर का साथ नहीं छोड़ा था। जेसिका ने अपने सौतेले भाई को ढूंढने के लिए एक फेसबुक पेज भी बनाया और मीडिया में वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती थी। वो पूरी कोशिश करती थी कि कभी न कभी आखिर उनके भाई की कोई तो लीड मिलेगी उन्हें। इस केस में सबसे अजीब चीज थी टाइलर के पेरेंट्स का बिहेवियर, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन लॉ एनफोर्समेंट को दी थी उस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन दोनों ने पॉलीग्राफिक टेस्ट को पास किया। लेकिन इस टेस्ट पे कई सारे लोग फिर से सवाल खड़े करते हैं, जो कि जायज बात है। अक्सर ये सारे टेस्ट शायद सही नहीं होते। ब्रायन ने जब टाइलर की मस्टैंग को अपने पास रखा और वो उसे चलाने लगे तो उस पर भी कई लोगों ने सवाल शुरू किए, लेकिन सिंपल से उन्होंने ये जवाब दे दिया कि वो बस उस बेहतरीन कार को मेंटेन कर रहे थे जब तक कि टाइलर वापस नहीं आ जाता। इस केस में एक और बड़ी चीज हुई। जेसिका ने जब टाइलर के डिसअपीयरेंस के दौरान उसे फेसबुक मैसेजेस भेजे तो वो लगभग 1 महीने तक अनरीड पड़े रहे। फिर अचानक से वो मैसेजेस रीड हो गए। जेसिका ने इसकी खबर तुरंत पुलिस वालों को दी, लेकिन पहले उन्होंने ये बता दिया कि शायद उनकी फॉरेंसिक टीम ने गलती से उन मैसेजेस को एक्सेस कर लिया, लेकिन बाद में वो इस बात को कंफर्म नहीं कर पाए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया कि उन्होंने इस चीज से डिनाई कर दिया है कि कभी भी उन्होंने उस मैसेजेस को देखा था। और इसके 2 साल बाद एक और बहुत ही बड़ी घटना हुई। साल 2018 में टाइलर की सौतेली बहन जेसिका ने सुसाइड कर लिया। अपने भाई की कमी और इमोशनल दर्द को वो कभी झेल ही नहीं पाई। अब वो बेचारी तो पहले से ही डिप्रेशन में थी और तो और उनको कई तरीके के एडिक्शन भी थे। इसी वजह से शायद मजबूरी में उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और मुझे भी इस बात पर शक है, लेकिन लिखा और पढ़ा तो मैंने यही है कि जेसिका की डेथ के बाद उनकी फैमिली और ज्यादा स्ट्रगल करने लगी। वो और ज्यादा टूट गई। पहले ही उन्होंने टाइलर को खोया था और अब जेसिका भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई ये मेरी रिसर्च है, लेकिन टाइलर स्टाइल्स का केस मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। जब इस केस की रिसर्च में मैं और डीप गया तो मेरे सामने एक वीडियो आया उस चैनल का जिसको मैं पिछले लगभग 7-8 सालों से फॉलो करता हूं, और इस चैनल का नाम है एक्सप्लोर विद अस। अब अगर मेरी बात की जाए तो एक्सप्लोर विद अस, मिस्टर बॉलन, बज़फीड अनसॉल्व्ड नेटवर्क, 48 आवर्स, यही सारे चैनल, यही सारी कंपनीज और नेटवर्क रीजन है कि मैंने इंटरेस्ट लेकर ट्रू क्राइम इंडस्ट्री में कदम रखा। क्योंकि ये सारे चैनल हद से ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ये केस को सिर्फ कवर नहीं करते बल्कि रियल साइट पर जाकर और रियल लोगों से बात करके उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन बात है। और मैं भी इन लोगों से इंस्पायर होके इस चीज को एक और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन यहां पे हम लोग इस चीज की बात न करके अपने केस पे वापस आते हैं। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उसमें जो डिटेल्स मेरे सामने आई वो मैं आप लोगों से अब शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारी डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाली है। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर खुद से सामने आया और उसने ये बोला कि वो टाइलर स्टाइल्स के केस पे काम करना चाहता है और इस अनसॉल्व मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन पुलिस वालों ने, यानी किंगमैन कम्युनिटी के पुलिस वालों ने ही उनको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए क्योंकि उनका ये मानना था कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव करप्ट है। अब किसी भी केस पे काम करने से पहले डिटेक्टिव को परमिशन तो लेनी पड़ती है, और यहाँ पे इस डिटेक्टिव की परमिशन को पुलिस वालों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो डिटेक्टिव नहीं बल्कि वो पूरी पुलिस कम्युनिटी सबसे बड़ी करप्ट है। और मैंने ऐसा क्यों बोला आपको आगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा। गौर फरमाने वाली बात तो ये है कि टाइलर के पेरेंट्स ने भी उस डिटेक्टिव को सपोर्ट नहीं किया। इसके कुछ दिनों बाद जब पुलिस वालों को टाइलर के केस पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला तो उन्होंने सिंपली बोल दिया
कि टाइलर गे था और वो दूसरे गे आदमी जो कि बूढ़ा आदमी था उसके साथ भाग गया एक नई दुनिया बसाने के लिए। और ये स्टेटमेंट हद से ज्यादा वाहियात है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ब्रायन स्टाइस एक रिपोर्टेड सेक्स ऑफेंडर है क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेप डॉटर यानी टाइलर की बहन जेसिका को सेक्सुअली अब्यूज किया था, जिसकी वजह से वो जेल गए थे। और वो जेल कुछ 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 16 सालों के लिए जेल गए थे। और ये हद से ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसके कुछ महीनों पहले ब्रायन जेल से बाहर आए थे और वो इस चीज़ के लिए केस गए थे क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने जेसिका की एक दोस्त को सेक्सुअली अब्यूज किया था और इसकी वजह से वो 2 साल तक जेल गए थे। इसके बावजूद भी ब्रायन नहीं सुधरे और उन्होंने अपनी ही स्टेप डॉटर को सेक्सुअली अब्यूज किया और वो इस बार 16 साल के लिए जेल चले गए। अच्छा, इतने केसेस झेलने के बाद, इतनी लड़कियों के साथ गलत करने के बावजूद भी टाइलर की माँ यानी स्टेफनी ने कभी भी ब्रायन को नहीं छोड़ा। ये शो करता है उनकी मेंटालिटी और इस केस के सबसे बड़ा फोकस। अब पुलिस वालों ने तो ये चीज रिवील करी थी कि 2 दिन पहले टाइलर ने गन खरीदी थी और साथ के साथ गोलियां भी, लेकिन इसके पीछे का ये रीजन था कि वो गन टाइलर ने अपने पिता के कहने पर खरीदी थी और वो गोलियां भी, क्योंकि ब्रायन लॉस के अकॉर्डिंग गन नहीं खरीद सकते क्योंकि ऑलरेडी वो जेल में रहकर आ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि EWU की टीम ने टाइलर की बहन जेसिका से कांटेक्ट किया था और ये सारी डिटेल जेसिका ने उनको बताई थी मरने से पहले। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि EWU की टीम और ऐसे कई सारे चैनल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि अपने से इनिशिएटिव को लेकर इस केसेस को यानी ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पुलिस की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें ये सोशल मीडिया के ही थ्रू लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। जो चाय का कप टाइलर की कार के अंदर से निकला था, DNA ने कंफर्म किया था कि उस पे टाइलर का DNA मिला है। इससे ये प्रूव होता है कि उस चाय को टाइलर ने पिया था। इस पर जेसिका ये बोलती है कि शायद उस वक्त ऐसा हो सकता है कि कार को कोई और चला रहा हो। अब टाइलर की कार जो कि बहुत ही अजीब सी जगह पे मिली थी, एक तरह से बोला जाए तो एक जंगल के अंदर मिली थी। टाइलर के खोने के बाद ब्रायन उसको चलाने लगते हैं और 2 महीने बाद वो कार वो लोग बेच देते हैं और उनके घर में जो टाइलर का कमरा होता है उसको वो रिनोवेट करके अपना ऑफिस बना देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टाइलर के खोने के महज 2 महीने बाद उन्होंने ये चीज करी थी। जेसिका एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो बेचारी लड़की अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों से गुजर चुकी थी। उसका अपना एक छोटा बेबी था जो कि पास के तालाब में ही डूबकर मर जाता है। अब सबसे बड़ी सच्चाई तो ये थी कि स्टेफनी टाइलर का सही तरीके से ध्यान नहीं रखती थी। टाइलर का ध्यान उनकी स्टेप सिस्टर जेसिका अच्छे से रखा करती थी। उन्होंने टाइलर को हमेशा अपने बेटे जैसा समझा था, इसीलिए वो उनको ढूंढने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अब टाइलर के गायब होने के कुछ दिनों बाद जेसिका अपनी मदर के साथ एक इंटरव्यू में बैठी हुई थी। जेसिका का मेन इंटेंशन ये था कि टाइलर की कहानी घर घर तक पहुंच सके ताकि किसी को भी अगर उनके बारे में कुछ पता हो तो वो उनको इन्फॉर्म करे या फिर पुलिस ऑफिसर्स को। लेकिन EWU टीम को जेसिका ने यह बताया कि जब भी वो कोई ज्यादा से ज्यादा डिटेल टाइलर के बारे में उस इंटरव्यू में रिवील कर रही थी तो उनकी मदर यानी स्टेफनी उनको बार बार रोक रही थी। और वो डिटेल बहुत ही नॉर्मल डिटेल थी। वो सिंपली वो डिटेल थी जो कि सबके सामने थी, यानी पब्लिक के लिए अवेलेबल थी और वो डिटेल्स पुलिस वालों को भी पता थी। मतलब वो कुछ ऐसा नया नहीं बता रही थी जो कि पब्लिक पुलिस ऑफिसर्स को ना पता हो। फिर भी स्टेफनी की यह हरकत बहुत ही ज्यादा अजीब थी। इसके बाद जेसिका एक बार किसी रीजन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तब उनकी मदर ने उनको सजेस्ट किया था कि उनको एक एंटी ड्रग यूज करना चाहिए जिसका नाम था केप्रा। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आखिर ये ड्रग, ये केप्रा चीज क्या है। केप्रा एक ऐसा ड्रग होता है जो कि इंसानी दिमाग से बुरी तरीके से छेड़छाड़ कर सकता है। कभी कभी इंसान अपनी याददाश्त भी खो बैठता है और ऐसा अक्सर ही होता है, यानी ज्यादातर केसेस में। और यहाँ पे ये चीज रिवील होती है कि स्टेफनी जेसिका के दिमाग से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही थी। इवन उन्होंने EWU टीम को यह भी बताया कि वो बहुत सारी चीजें मिस कर रही हैं जिसे वो भूल जा रही हैं बार बार,
लेकिन वो उन्हें याद करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि स्टेफनी को आखिर ड्रग्स वगैरह मेडिसिन के बारे में इतनी जानकारी कैसे है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, स्टेफनी एक नर्स है और सबसे बड़ी चीज ये है कि उस नर्स की अच्छी खासी दोस्ती है अपने कलीग से, जो उस इलाके की चीफ पुलिस ऑफिसर की बीवी थी। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि ये केस किस एंगल में जा रहा है। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब टाइलर गायब हो गए थे तो जेसिका ने उनको फेसबुक पे मैसेज किया था और 1 महीने बाद वो मैसेजेस सीन हो गए थे। जब इसकी जानकारी जेसिका ने पुलिस वालों को दी थी तो इसके बारे में उन्होंने कभी सही तरीके से बात नहीं करी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ महीनों बाद अचानक से जो मैसेजेस सीन हुए थे वो वापस से सिर्फ डिलीवर्ड हो गए थे, मतलब वापस से किसी ने उनको अनसीन कर दिया था। अब ये कैसे हुआ, आज तक किसी के सामने ये चीज आई ही नहीं। अब जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या और बेहतरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हम सब के लिए, यूएसए में एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा पुराना है। इसका नाम है IMVU। अब यहाँ पे लोग एक साथ आते थे, बातचीत करते थे अपनी अपनी प्रोफाइल्स बनाकर, और अक्सर वो लोग वहाँ पे गेम खेला करते थे। अब टाइलर भी एक गेमर था तो वहाँ पे उसकी भी एक आईडी थी और वो लोगों के साथ गेम खेला करता था। और यहाँ पे एक बहुत अजीब चीज उसके साथ हुई। यहाँ पे एक और अकाउंट था जिसका नाम था कीरा जेटोरा और ये एक लड़की का अकाउंट था। ये लड़की टाइलर के साथ कांटेक्ट में थी, मतलब ऑनलाइन। लेकिन ये चीज जब EWU टीम ने इसकी रिसर्च करी तो उनके हाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल लगी। ये लड़की टाइलर को रियल लाइफ से जानती थी, मतलब वो टाइलर से रियल लाइफ में मिली हुई थी। इवन जब टाइलर हाई स्कूल ग्रेजुएट हुआ था तो उसके साथ एक फोटोग्राफ है जो टाइलर के अकाउंट पे डली हुई है। अब IMVU प्लेटफॉर्म पे उस लड़की की आईडी का नाम था कीरा जेटोरा। अब EWU टीम ने उस लड़की की फोटोग्राफ से जैसे तैसे करके उसकी फेसबुक प्रोफाइल भी ढूंढ ली और वो लड़की बिल्कुल सिमिलर थी। अब ये जो आईडी थी कीरा जेटोरा यानी IMVU प्लेटफॉर्म पे, ये अचानक से उसी दिन बंद हो गई जिस दिन टाइलर गायब हुआ था। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस लड़की की IMVU प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल की जो फोटोग्राफ्स मैच तो हो गई, जब उन फोटोग्राफ्स को EWU टीम ने टाइलर के कोवर्कर्स और दोस्तों को दिखाई तो वहां पे उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग डिटेल रिवील करी। उन्होंने ये बताया कि टाइलर बहुत टाइम से उन लोगों को ये बता रहा था कि यही वो लड़की है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है और वो इनको प्यार करता है। EWU टीम की रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट डिटेल उनके सामने आई। जब आखिरी बार वो लड़की जो IMVU प्लेटफॉर्म पे लोगों से बात कर रही थी, उसने गेम खेलते हुए लोगों को ये चीज रिवील करी कि वो आखिरी बार उस टाइम पे चाय पी रही थी और उसके बाद वो सडनली वैनिश हो गई। दोबारा ये आईडी कभी भी वापस से लॉगिन हुई ही नहीं। अब ये अननोन लड़की अक्सर हॉस्पिटल में रहा करती थी, मतलब हॉस्पिटल में अक्सर इसकी विजिट हुआ करती थी। कभी कभी वो बीमार होती थी, कभी कभी कुछ और रीजन की वजह से वो हॉस्पिटल में जाया करती थी और हॉस्पिटल से रिलेटेड ही चीजें वो अपनी IMVU प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल पे भी अपलोड किया करती थी। इसके बाद लास्ट में EWU की टीम ने उससे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उस अननोन लड़की ने उन लोगों को सिंपली ब्लॉक कर दिया और कभी भी उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, यानी किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। EWU की टीम ने उसकी फेसबुक प्रोफाइल की कमेंट्स में जाकर, यानी फोटो के कमेंट्स में जाकर भी कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार उसने उसको डिलीट कर दिया। अब ये लड़की चाहती तो कैसे न कैसे करके इस बड़े केस को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती थी, सिंपल सी चीजों का जवाब दे सकती थी। भले सामने नहीं आती लेकिन वो हेल्प तो कर सकती थी, लेकिन वो अचानक से गायब सी हो गई। अब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि EWU की टीम कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकती क्योंकि उनको पुलिस की परमिशन चाहिए होती थी, लेकिन शायद वो उनको कभी मिलती ही नहीं थी। इसीलिए EWU की टीम उस लड़की से इन पर्सन कभी मिल ही नहीं पाई। लेकिन उन लोगों ने अपनी रिसर्च को रोका नहीं। जैसे तैसे नाम को इधर उधर करके, यानी शब्दों को, कुछ लेटर्स को इधर उधर करके एक लड़की की आईडी ढूंढी और उस लड़की की आईडी का नाम था कीरा स्टाइस। और ये अननोन लड़की आखिर थी कौन? कैसे न कैसे करके शायद ये स्टाइस फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, क्या पता। अब ये कीरा स्टाइस वाली फेसबुक आईडी ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, इसीलिए EWU की टीम कुछ ज्यादा रिसर्च इस आईडी पे नहीं कर पाई।
अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जेसिका और टाइलर की एक और बहन थी और उसका नाम था कैसेंड्रा। कैसेंड्रा भी स्टेफनी के पहले हस्बैंड से बेटी थी। मतलब जेसिका और कैसेंड्रा सगी बहनें थी और ये दोनों टाइलर की सौतेली बहनें थी। लेकिन कभी भी कैसेंड्रा इस केस से रिलेटेड ज्यादा बातें तो नहीं करती थी और ना ही ज्यादा सामने आती थी। और वो भी अपनी फैमिली से यानी स्टेफनी, टाइलर और ब्रायन से अलग रहती थी। इसका रीजन हम लोग जानते हैं, ब्रायन ही है इसका रीजन। लेकिन टाइलर से वो कांटेक्ट में रहती थी। जेसिका के मर जाने के बाद जैसे तैसे मुश्किलातों से EWU की टीम ने कैसेंड्रा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी और अच्छी बात तो ये है कि उसने रिप्लाई भी दिया, लेकिन उसने सिंपली मना कर दिया कि टाइलर उसके साथ गेम तो खेलता था लेकिन कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल या अपने इमोशंस को उसके सामने रिवील नहीं करता था। सिर्फ प्ले स्टेशन वो अपनी बहन कैसेंड्रा के साथ खेलता था। लेकिन कैसेंड्रा ने एक इम्पॉर्टेंट चीज EWU की टीम को रिवील करी। उसने बताया कि टाइलर के गायब होने से एक हफ्ते पहले जब वो दोनों प्ले स्टेशन खेल रहे थे, तब टाइलर ने एक चीज उसको ये बताई थी कि वो इन सब लोगों से, अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपने दोस्तों से बहुत दूर जाना चाहता है और अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता है। और ये चीज शायद इस केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसने ऐसा क्यों बोला, ये चीज शायद कभी तो किसी की समझ नहीं आई, लेकिन इसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। अब इसी दिन से कुछ दिनों पहले जेसिका ने कई सालों तक ये बात अपने अंदर तो रखी थी कि कभी भी वो टाइलर को ये चीज रिवील नहीं करेगी। लेकिन लास्ट में पता नहीं एक दिन उसके दिमाग में क्या आया, उसने टाइलर के पिता यानी ब्रायन की सारी सच्चाई कि वो कितने बड़े वाले सेक्स ऑफेंडर हैं, सेक्सुअली लोगों को अब्यूज करते हैं और कितने सालों से वो जेल में भी थे, ये सारी चीजें उसने टाइलर को बता दी थी। अब इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी स्टेफनी कभी भी ब्रायन को नहीं छोड़ती हैं, वो उनके साथ ही रहती हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि वो इंसान किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करता होगा। अब जितना ज्यादा आप लोग इस केस के बारे में जानेंगे, ये केस उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जाएगा और ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन लास्ट में यहाँ पे मैं दो चीजें आप लोगों को बताऊंगा, यानी दो पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो कैसेंड्रा भी बोलती हैं कि टाइलर मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार और दोस्तों से दूर है और वो जिंदा है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बहुत सिंपल है, टाइलर के पेरेंट्स यानी स्टेफनी और ब्रायन ने उनको मार दिया। और क्योंकि स्टेफनी नर्स है, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से उसने कवर अप कर दिया और पुलिस इस केस को और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनकी दोस्त वहां के चीफ इंस्पेक्टर की बीवी है और इन लोगों के बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट हैं वहां के पुलिस ऑफिसर से। और ये पुलिस ऑफिसर्स की टीम बहुत ही ज्यादा करप्ट है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर 100% रिसर्च EWU की टीम ने की होगी तो इसकी 2% रिसर्च भी उन किंगमैन के पुलिस ऑफिसर्स की टीम ने नहीं करी थी। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये लोग कितने बड़े वाले करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं। एक चीज EWU की टीम ने पुलिस ऑफिसर से शेयर करी थी कि आखिर अचानक से जेसिका ने सुसाइड क्यों किया। मतलब जेसिका से सुसाइड से रिलेटेड उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कुछ सवाल पूछे थे जिसका जवाब उन लोगों को कभी भी नहीं मिला। अब मेरे मन में लास्ट में एक ही सवाल है कि अगर शायद टाइलर जिंदा होता तो वो जेसिका से जरूर कांटेक्ट करता। पर मतलब ये चीज मेरे अंदर है, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि अगर टाइलर उनसे कांटेक्ट करता तो शायद जेसिका कभी सुसाइड नहीं करती और अगर टाइलर को उनके पेरेंट्स ने मार दिया है तो शायद वो लोग जेसिका को भी तो मार सकते हैं। खैर, अब आप लोगों का क्या कहना है इस अजीब सी टाइलर स्टाइस की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर बताइएगा और इस केस को ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है।